रास्ते की परवाह तो वही करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है। दोस्तों, रास्ते की परवाह तो वही करते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ भी करना नहीं है। सफलता कोई एक दिन में मिल जाने वाली चीज़ नहीं है। ये तो आप सब जानते हैं कि जो सफलता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कठिन परिश्रम। और कठिन परिश्रम ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन में कर लेंगे और हमें सफलता मिल जाएगी, नहीं ना। जैसे हम रोज़ क्या करते हैं, अपनी एनर्जी के लिए रोज़ हम थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। हम पूरे एक हफ्ते का तो नहीं खा लेते हैं ना। वैसे ही दोस्तों, पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई भी हम एक दिन में सारी पढ़ाई नहीं कर सकते। साल भर की पढ़ाई हम एक दिन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम एक दिन में ही सारी पढ़ाई करने बैठ जाएंगे तो पहली बात तो इतनी पढ़ाई हमसे होने की नहीं, और दूसरी बात कि हमारे सर में दर्द होने लग जाएगा इतनी पढ़ाई करके। इसलिए कहते हैं कि रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ठीक है दोस्तों, जैसे हम रोज़ खाते हैं ना, रोज़ खाना खाते हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो तब हमें एनर्जी मिलती है। उसी तरह हमें रोज़ पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। अपनी जो सक्सेस की तरफ हमारा कदम है, वो हमने उस सक्सेस को पाना है, तो उसके लिए एक दिन की तैयारी काफ़ी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा रही थी, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताया था आपको कि उसने अपनी सैन्य व्यवस्था भी अच्छी कर ली थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी अच्छा कर लिया था। फिर राजस्व को बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई। तो उन्हीं नीतियों के बारे में थोड़ा सा हम और विस्तार से पढ़ लेते हैं, तो देखते हैं अगर कहीं भी थोड़ी सी अगर आपको कमी लग रही है तो वो भी पूरी हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या था कि पहले किसान तो क्या करते थे, उनके बीच में मीडिएटर होते थे ना। मीडिएटर मीन्स मुकद्दम या चौधरी, वो होते थे। और फिर उनके द्वारा शासकों को जो भी उपज का भाग होता था या कर होता था वो पहुंचता था। तो कुछ तो जो मुकद्दम और चौधरी जो मीडिएटर हैं बीच में, वो अपने लिए रख लेते थे, और कम हिस्सा ही राज्य में पहुंचता था। और किसानों को तो बहुत कम मिलता था, किसानों से कम रेट में लेते थे और अपना ज़्यादा रेट में बेच देते थे। ऐसा था मीडिएटरों का काम। तो इसमें भी ऐसा ही है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसानों से अब सीधा कौन लेगा कर, कौन लेगा, अब सीधे शासक लेगा। बीच में से मीडिएटर को, मुकद्दम ये जो चौधरी थे ना, वो उन्हें हटा दिया जाएगा। अब मुकद्दम और जो चौधरी को हटा दिया जाएगा, तो पहले किसान 33% देते थे कर, लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी कितना लेने लगा, 50% लेने लगा। कितना लेने लगा, 50% लेने लगा। तो ये देखिए 33% अब हटाकर 50% कर दिया। लेकिन 50% कर देने पर भी किसानों ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अब बीच में से जो मुकद्दम या जो चौधरी थे वो उन्हें परेशान नहीं करेंगे, बीच में से वो हट गए। इसलिए अब किसानों का डायरेक्ट किससे कांटेक्ट हो गया, शासकों से हो गया, जो वहाँ के राज्य के शासक थे ना, उनसे हो गया। तो 50% कर देने के बाद भी किसानों ने विद्रोह नहीं किया, क्योंकि वह चौधरी मुकद्दम जैसे एजेंट से अब मुक्त हो गए। ये भू राजस्व खराज कहा गया। अब ये भू राजस्व क्या कहा गया, खराज कहा गया। अब आप सोचेंगी कि खराज क्या होता है, आपको सोचना चाहिए, और मैं आपके लिए ये भी बताने के लिए लाई हूँ कि खराज होता क्या है। तो दोस्तों, खराज जो होता है वो गैर मुसलमानों से लिया गया भूमि कर होता है। ये आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, खराज क्या होता है, खम्स क्या होता है, और जजिया क्या होता है, ज़कात क्या होता है।
आपको पता है इनके बारे में? नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊंगी। आने वाली क्लासों में इन्हीं के बारे में बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो गैर मुसलमानों से लिया गया ये भूमि कर है, जो क्या कहलाता है? खराज कहलाता है। अब आते हैं खम्स के बारे में। खम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई लुटेरा है तो वो लूट करने गया, या मतलब कोई चोर है वो चोरी करने गया। अब उसने क्या लिया? उसने 100%, 100% मतलब क्या लिया? चोरी का सामान बटोर लाया वो 100%। अब उसमें से पहले क्या होता था कि 80% तो चोर रखेगा और 20% राज्य को दे दिया जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या करा? उन्होंने करा कि जो 80% है वो अब चोरों को नहीं दिया जाएगा या लुटेरों को नहीं दिया जाएगा, वो 80% अब राज्य के पास आएगा और 20% चोर अपने पास रखेगा, लुटेरे जो थे वो अपने पास रखेगा। ये होता है खम्स का मतलब। तो वही है, देखिए इसमें लूट का माल जो अलाउद्दीन ने, इसमें खम्स जो होता है वो लूट का माल होता है, और इसमें अलाउद्दीन ने अपना हिस्सा लिया। तो पहले क्या होता था? 80% डाकू को देते थे और 20% राज्य अपने पास रखता था। लेकिन अब अलाउद्दीन ने क्या कहा भाई कि 80% जो है वो हमें दीजिए और 20% आप रखिए। ऐसा क्यों करा होगा अलाउद्दीन खिलजी ने? ऐसी नीति क्यों अपनाई होगी? तो दोस्तों वो जो था वो बहुत महत्वाकांक्षी था। अब महत्वाकांक्षी था, वो है पूरे विश्व को जीतना चाहता था। तो उसके लिए क्या चाहिए उसे? सैनिकों की खूब बड़ी सेना चाहिए। अब जब खूब बड़ी सेना चाहिए तो उनको वेतन देने के लिए धन भी चाहिए। तो धन कहाँ से आएगा? धन इसी तरीक़ों से आएगा कि थोड़ा जो भू राजस्व है वहाँ से आएगा, थोड़ा जो लूट का माल है वहाँ से आएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई वहाँ से आएगा, सैन्य सुधार किया उसमें से आएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? वो अपने सैनिकों को बहुत कम वेतन देना चाहता था और बहुत कम वेतन पे उन्हें रखना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तभी क्या करा? बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अपनाई कि मतलब जो कीमतें हैं उनको नियंत्रित किया जा सके, जिससे सैनिकों को भी, जो सैनिक हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उन्हें भी लाभ हो सके। तो यही है। तो अब लूट का माल भी उसने मतलब अपने राज्य में शामिल कर लिया। देखिए फिर अब जो लुटेरे होते थे वो दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन से होते थे? मंगोल होते थे। मंगोल आप जानते हैं, 2000 मंगोल आए थे। कब आए थे वो? जलालुद्दीन खिलजी के समय आए थे। 2000 मंगोल आए थे ना, याद है आपको? तो वही है। तो सबसे ज़्यादा लूटपाट कौन करते थे? मंगोल करते थे, जो कि जलालुद्दीन के समय आए थे। अलाउद्दीन ने उनको क्या कर दिया? अब उन्होंने जब विरोध करा, अब उन्होंने तो विरोध करना ही है। अब 80% राज्य रखेगा और 20% वो हमें देगा, तो 20% में क्या होगा? तो विरोध तो होना ही था। तो जब विरोध करा होगा तो मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा दिया। अब दोस्तों एक मिल्क होता है और एक वक्फ होता है। ये इन्हें भी आपको जानना चाहिए कि मिल्क क्या है और वक्फ क्या है। ठीक है दोस्तों। तो मिल्क जो है वो राज्य के द्वारा दान की गई भूमि होती है, जो पेंशन या इनाम के रूप में दी जाती है। किसके रूप में? पेंशन के या इनाम के रूप में दी जाती है। और वक्फ जो है वो राज्य के द्वारा दान की गई भूमि होती है। क्या होता है? राज्य के द्वारा दान की गई भूमि वक्फ कहलाती है। और ये जो है ये धार्मिक प्रमुखों को मिलती थी। जो धर्म से संबंधित काम करते थे, धार्मिक प्रमुख थे, उन्हें ये भूमि दी जाती थी, वक्फ। और ये दोनों जो हैं ये राज्य के द्वारा ही दान की गई भूमि होती थी। एक होती थी मिल्क जो पेंशन और इनाम के रूप में दी जाती थी, और एक जो वक्फ होती थी वो धर्म के लिए दी जाती थी, मंदिरों के लिए दान कर दी जाती थी, वो भूमि होती थी वक्फ।
ठीक है दोस्तों। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने करा कि आप इन भूमियों को हमें दे दीजिए। इनसे ये भूमि ले ली गई। इसके बदले इन्हें क्या दे दिया गया, थोड़ा सा धन दे दिया गया, पैसा दे दिया गया और इनसे भूमि ले ली गई। अब जब ये इतनी सारी भूमि इकट्ठा कर लेंगे तो इसमें जो उपज होगी तो वो राजस्व के रूप में ही तो सामने आएगी, जिससे क्या होगा, उनकी सैनिक व्यवस्था जो है वो और बढ़ेगी। इसलिए ये कार्य किया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, इन सारी सरकारी भूमि को वापस ले लिया और पूरी भूमि को किस में मिला दिया, खालसा भूमि में मिला दिया, मतलब सरकारी भूमि में मिला दिया। अब दोआब जो होता है ना दोस्तों, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है ना दोआब, देखिए इसे कहते हैं दोआब। यह है नदी, यह है नदी और इसके बीच का क्षेत्र जो होता है ये दोआब कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। क्या नहीं होता था, किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। और अब इस पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, कर लगा दिया। मतलब यहाँ से भी अब पैसा आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ जो खम्स का लूट का माल है यहाँ से भी आएगा। और ये जो क्या करा इन्होंने, ये मिल्क और वक्फ द्वारा दी गई जो भूमि थी वहाँ से भी आएगा। देखिए, तो मतलब जब सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो तभी तो शासन चलेगा। ये बात सही है दोस्तों। शासन को और बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नीतियों के द्वारा ऐसा कार्य किया। तो ऐसा ही हमने भी सोचना चाहिए दोस्तों कि आपने कोई भी क्वालिफ़िकेशन ली है, आपने चाहे कुछ भी कार्य करा हुआ है, चाहे आपने टेक्निकल ली है क्वालिफ़िकेशन, चाहे आपने एजुकेशनल ली है, कुछ भी किया है, तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने इतनी एजुकेशन ली है तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका मुझे कहीं यूज़ करना है। क्योंकि इसका कहीं यूज़ करेंगे तभी तो इसका कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो ये तो वहीं की वहीं रह जाएगी, है ना दोस्तों। एजुकेशन हम क्यों लेते हैं कि हमारे आने वाले टाइम पे ये काम आए। और आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसके लिए क्या ज़रूरत है, हमें पैसों की ज़रूरत है ना दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने एजुकेशन ली है, टेक्निकल, एजुकेशनल, चाहे जिस तरह की भी ली है, तो उसी से संबंधित आपको कुछ काम करना है जिससे कुछ अर्निंग हो। या तो आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जब तक आपकी एज है और आप अपनी एज के अंदर निकल जाते हैं किसी अच्छे से एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं निकल पाता है तो उसे ये नहीं सोचना है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहे वह एक लड़की हो या लड़का हो या महिलाएं हों, जो भी हों, उन्होंने एजुकेशन ली है, उन्हें जो भी कुछ आता है तो उसी से उन्हें अपना क्या करना चाहिए, स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, हाथ पे हाथ धर के हम नहीं रह सकते। तो दोस्तों वही अलाउद्दीन खिलजी ने भी करा। देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली को पहले किसी ने सोचा होगा ऐसे कि यहाँ से भी राजस्व आ सकता है, यहाँ से भी राजस्व आ सकता है। तो ये नीतियाँ तो इसकी एक तरह से अच्छी हैं क्योंकि अपने इसने शासन को बढ़ाया। तो अब अलाउद्दीन के द्वारा क्या करा गया दोस्तों, विभाग भी बनाए गए। अब वो विभाग कौन से हैं, दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत। क्या है, दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत। फिर अलाउद्दीन के द्वारा कर भी लगाए गए। वो कर कौन से थे, एक घरी कर और एक चरी कर। घरी कर मतलब क्या होता है, जो घरों में लगता है, गृह कर बोलते हैं जिसे, और भवन कर कहते हैं, वो घरी कर हो गया। चरी कर मतलब चारागाह पर कर लगा दिया। जैसे खेत में अगर चारागाह बो दिया या कोई भी घास बो दी तो उस पर कर लगेगा। जो अपने जानवरों को पालता होगा तो वह क्या लेगा, चारा लेगा, तो उस पर क्या लगा दिया, कर लगा दिया। तो उसे क्या बोलते हैं, चरी कर।
और यह है घरीकर। तो ये किसके द्वारा लगाए गए? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए। ये आना चाहिए आपको। ये आते हैं दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, तो आपको इन्हें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आप जहाँ समझ गए तो आप ज़िंदगी भर इन टॉपिकों को नहीं भूल सकते। ठीक है दोस्तों। अब इनके समय जो खुत हुआ और एक बलाहार हुआ। खुत और बलाहार, मतलब खुद शब्द का मतलब क्या होता है? जमींदार। क्या कहते हैं खुद को? जमींदार। और बलाहार को किसान बोलते हैं। इन नामों से इन जो जमींदार और किसान हैं, इन नामों से जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको बताया है कि वह अपनी सेना को कम वेतन देना चाहता था, इसलिए उसने उनकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया और बड़ी सेना की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। तो एक कैंटीन की व्यवस्था भी कर रखी थी इन्होंने। तो वहाँ क्या होता था, एक फ़िक्स रेट होती थी कि इस फिक्स रेट को ही सब लोगों में लागू कर दिया कि इससे ज़्यादा कोई नहीं बेचेगा। तो किसी तरह की बेईमानी नहीं होगी बाजार नियंत्रण प्रणाली में। मैंने बताया था कि अगर कोई 10 रुपये की चीज़ है तो वो 10 रुपये में ही जाएगी। कोई और दुकानदार ये नहीं कि एक दुकानदार 10 रुपये की दे रहा है और एक दुकानदार उसे 15 रुपये की दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली में कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है तो वह 10 रुपये की ही मिलेगी। इससे क्या हुआ? सैनिकों को तो फ़ायदा हुआ ही, क्योंकि उसे वो कम वेतन देना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को। और दूसरा, जो गरीब हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी फ़ायदा हुआ। वो भी एक फिक्स रेट पे सामान खरीद सकते थे, इसलिए ये कार्य किए गए। तो दोस्तों बताइए कि दोआब क्या होता है? क्या होता है दोआब? आपको आ गया होगा। दोआब जो होता है दोस्तों, दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहते हैं दोआब को। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह खम्स जो होता है वो लूट का माल होता है, और जो खराज होता है वो गैर मुसलमानों से लिया गया भूमिकर। देखिए, गैर मुसलमानों से लिया गया भूमिकर होता है खराज। ठीक है दोस्तों। तो मेरी क्लास आपको कैसी लगी ये बताइए। अच्छी लगी? तो अच्छी लगी है तो बैठे क्यों हैं? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और खुश रहें, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।